नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। वंदे मातरम के बारे में चर्चा करते वक्त मोदी का पूरा 1 घंटे का भाषण नेहरू और कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमट कर रहा, घूम फिर के नेहरू और घूम फिर के कांग्रेस। ये सुनने के आदी हो चुके हैं देश के लोग। भक्तों को ही शायद अब मजा आता होगा, नहीं तो इस देश का सामान्य नागरिक ये समझ चुका है कि ये व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसको हमने प्रधानमंत्री 14 में बनाया था, उसके बाद तो पता नहीं किसने किसने बनाया। यह व्यक्ति कंटेंटहीन है, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, सिवाय पॉलिटिकल लफाजी के, जिससे वर्टिकल डिवीजन हो, जिससे इस देश के महापुरुष डिफेम हो, बस उतना ही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। खैर, संसद है, संसद की मर्यादा है, संसद की परंपराएं हैं, प्रधानमंत्री नेता सदन है, तो भाषण पूरा हुआ। अब भाषण पूरा होने के बाद उनको जवाब देने के लिए गौरव गोगोई उपनेता, जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हैं, कहा जाए राहुल के डिप्टी हैं, राहुल नेता हैं, वो उपनेता हैं, खड़े हुए गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने बोलना ही शुरू किया था, 5 से 6 मिनट में यही गिन रहा था बैठ के, 5-6 मिनट हुए होंगे, बोलना शुरू किया था। जैसे ही धज्जियां उड़ानी शुरू की, एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, लफाजी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, जब धज्जियां उड़ानी शुरू की, साहेब एकाएक भाग निकले लोकसभा से। बैठ के सुनना चाहिए। ये वन वे ट्रैफिक अगर वाकई भारत की जनता अवेयर हो जाए ना, तो ऐसे नेता को तत्काल प्रभाव से वो अपने जनादेश से खारिज कर दे। वन वे ट्रैफिक कभी डेमोक्रेसी में नहीं होती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। देखिए, हिपोक्रेसी, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिपोक्रेसी, हिंदी में वही दोगलापन होता है। हिपोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वही दफन करके निकल लिए। नहीं सुन तो लेते विपक्ष का जवाब। और साहेब गए कुछ ही मिनट में, मतलब साइमल्टेनियसली आगे पीछे बस हुआ होगा। जो है आसन पर विराजमान स्पीकर साहब ओम बिरला, वो भी निकल गए वहां, जगदम्बी का पाला गए। बताओ उनको भी क्या प्यास लग गई उसी समय। अब मोदी जी नहीं है तो मोदी जी पता नहीं, अब मोदी जी पहुंचाने गए क्या करने गए, वो संसद का डेकोरम है, ज्यादा क्या कहें, इतने टिप्पणी बहुत आपत्तिजनक है। वो भी निकल लिए और गौरव गोगोई ने जो फिर धुलाई फिचाई सुखाई सब किया कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। लाइए जरा भाऊ को, ये पूरी चर्चा बयानों के साथ होगी। स्वागत है भाऊ। इसमें हमारे बयान और मोदी जी के, गौरव गोगोई के, सबके सम्मिलित हैं, तो थोड़ा सा कार्यक्रम हो सकता है थोड़ा टाइम की जो है मर्यादाओं को लांघ जाए। इस समय मर्यादा ही सब लांघ रहे हैं। तो शुरू करें। जरा मोदी जी को पहले सुनाएंगे भाई, उनके बगैर नहीं हो सकता ना मिस्टर मोदी, उन्हीं के बगैर कैसे शुरू कुछ करेंगे। चलाइए, मुस्कुराहट देखिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता, उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती है, उजागर होती है और सच्चे अर्थ में कसौटी से कसी जाती है। जब कसौटी का काल आता है, तब ही ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। 1947 में
देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, बस बस देश हर बार बस हो गया, पूरा भाषण नहीं सुनवाना है, बस इतने से शुरू करे किया था। भाऊ आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, हो जाए हम लोगों को, क्योंकि आपको ही बोलना है और आज मेरा ही बहुत मन है बोलने। तो अभी हम भाषण पाएंगे इनकी इस ओपनिंग से। इनकी ओपनिंग है तो अपनी भी ओपनिंग रिमार्क हम कर दें। क्या कहा इन्होंने, किसी भी राष्ट्र का चरित्र जीवटता कसौटी के काल में ही पता चलता है। उसकी दृढ़ता, उसकी सामर्थ्य, उसके सशक्त कितना है, सामर्थ्यवान कितना है, सब कसौटी काल में पता चलता है। ये देश का चरित्र और देश का सामर्थ्य, देश की जीवटता पता देशवासियों से चलती है। देश क्या है, देशवासियों से बना है। तो कसौटी काल में ही देश का सामर्थ्य, किसी व्यक्ति का सामर्थ्य, किसी समाज का सामर्थ्य, किसी संगठन का सामर्थ्य, ये भी कसौटी काल में ही पता चलता है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही है, बिल्कुल मैंने नहीं कही है ना, भाऊ ने कही है। जो 14 से आप काल देख रहे हैं, ये कसौटी काल नहीं है, ये तो स्वर्ण काल है, ये अमृत काल है भाजपा और संघ के लिए। ये अमृत काल है। भाजपा और संघ मतलब इसका इकोसिस्टम, इसके लिए कसौटी काल कब था? 1942। ले माफी, ले माफी, ले माफी, कलम का स्याही सुखा दिए सब। देख लीजिए इनका चरित्र, इनकी जीवटता। संकट काल कसौटी काल में ही पता चलता है मोदी जी। और जब कसौटी काल आया तो कागज समंदर को आपने स्याही बना ली और सारे वृक्षों कागज बना लिया। और माफी लिख लिख के वो मुखबिरी, वो जासूसी, अरे दादा काहे अपनी फजीहत करवाने आते हो भाई? देश को तो मूर्ख मान लेते हो, तो अब हम लोग को थोड़ा उसमें नाम काट दो हम लोग का उस मूर्खों की सूची से। और कसौटी काल, इनके शिखर पुरुष सावरकर जब गए जेल 1910 में, तो 1919 के बीच मार माफी नामक झड़ी लगा दिए। कसौटी काल, कसौटी काल था। यही शुरुआत ही में बेसिकली इस चर्चा का हम लोग यहीं पे वाइंड अप भी कर सकते हैं धन्यवाद करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी और संघ के सामर्थ्य, चरित्र और जीवटता का पूरा उस पर निबंध लिख दिया। ओपनिंग रिमार्क में निबंध लिख दिया कि ये हमारा चरित्र है। जब कसौटी काल आएगा तो माफी मांग लेंगे, जब कसौटी काल आएगा तो जासूसी करने लगेंगे, जब कसौटी काल आएगा तो मुखबिरी करने लगेंगे। ये है इनका चरित्र। अब भाऊ इस ओपनिंग रिमार्क पर अभी बहुत दर्शकों से कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ आज सुनवाएंगे। देखिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि आज जो 10 घंटे की चर्चा उन्होंने कहा कि हम इस पे करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एसआईआर पे करेंगे, तभी मुझे इस बात का इंगित हो गया था कि वंदे मातरम तो आप एक तरफ आपके उपराष्ट्रपति ये आदेश निकालते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, और वंदे मातरम का महिमा मंडन करने के लिए यदि आप 10 घंटे की चिंता ले के बैठे हैं, तो आपको वंदे मातरम के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। आपको जो कुछ भी लेना देना है वो कांग्रेस को डिक्रेडिट करना है। देखिए, विश्वसनीयता यदि विपक्ष की घटाओगे तो सत्ता पक्ष के काले कारनामे छुप जाते हैं। मोदी जी के पूरे भाषण में झूठ झूठ और अर्धसत्य परोसा गया। मोदी जी ने सब्जेक्टिव कहा, आएंगे पूरे भाषण पे आएंगे, हमने भी सुना, लेकिन मोदी जी ने कहा कि जब कैरेक्टर संकट के समय पता होता है तो कैरेक्टर संघ और बीजेपी का, जो बीजेपी मतलब जनसंघ संघ बीजेपी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनका कैरेक्टर तब आया जब ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, ये देश भक्त लोगों को पकड़वा देते थे, ये माफी मांगते थे, ये अंग्रेजों पे दिए हुए पेंशन के टुकड़ों पे अपने जीवन यापन करते थे, और ये लगातार कांग्रेस का विरोध करते थे। कांग्रेस का विरोध इनकी नियति हो गई थी क्योंकि इनको अंग्रेजों का साथ देना था। आज एक कार्यक्रम में आपने बताया कि कैसे भ्रष्ट लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं,
वही बीजेपी का और संघ का कैरेक्टर था जब अंग्रेजों का शासन था। बस वही, तब ये चीयर लीडर हुआ करते थे अंग्रेजों के, और इसीलिए जब ये देश प्रेम, देशभक्ति, शहादत ऐसे शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों का अपमान करते हैं और हंसी आती है, बहुत हंसी आती है उनके ऊपर। तो मोदी जी ने पहले ही पैराग्राफ में ये बता दिया कि कांग्रेस का कैरेक्टर क्या था, कांग्रेस में कितने लोग शहीद हुए, जो आज जिनका ये हाईजैक करते हैं, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं, जिस महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, वो भी उसी समय के संघर्षशील कांग्रेसी थे जिन्होंने कई बार संघ और जनसंघ के खिलाफ आग उगाली थी, उनके ऊपर बैन लगाया था, क्योंकि वो देशद्रोह का काम कर रहे थे, समाज द्रोह का काम कर रहे थे, समाज में विघटन करने का काम कर रहे थे। और यही कारण है कि आज भी धतूरा कितने भी गुलाबों के बीच में और धतूरा कितने भी अंजीर के बीच में उगाओ, आशीष जी, अंजीर के गार्डन में धतूरा के बीज बोओगे तो उसमें धतूरा ही बनेगा। लोकतंत्र का इस गार्डन में ये जो धतूरा है पॉइजनस, जहरीला धतूरा है, ये उगाया तो ये जहर ही देगा, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण आज हमने भाषण में सुना। विस्तार से जाएंगे, समय है। आज प्रधानमंत्री जी ने इतना बोला, वंदे मातरम, हम भी देश पे प्रेम करते हैं और प्रधानमंत्री जी से ज्यादा टैक्स देते हैं, ये भी अब मैंने चेक किया है, प्रधानमंत्री जी से ज्यादा टैक्स देते हैं हम, तो कम से कम हमें उतना बोलने का अधिकार है। वंदे मातरम को हम भी प्रेम करते हैं, वंदे मातरम की पूरी गाथा भी सुनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ झूठ और कहाँ कहाँ अर्ध सत्य, कहाँ कहाँ गायब कर गए ओरिजिनल फैक्ट, कहाँ कहाँ गलत चीजें परोसी, वो भी बताएंगे। महात्मा गांधी का कैसा दुरुपयोग किया ये बताएंगे, कैसा अपमानित किया सुभाष चंद्र बोस को ये बताएंगे, कैसा अपमानित किया रविंद्रनाथ टैगोर को ये बताएंगे। सबका अपमान किया, बिल्कुल सबका अपमान किया है, उस सबका हिसाब आज हम करेंगे, आज हम करेंगे हिसाब। बापू का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष बाबू जिनको हम लोग बड़े आदर सम्मान से कहते हैं, सबको अपमानित, टैगोर को अपमानित किया। अरे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा बोला, एक बंगाली सांसद ने रोका कि क्या बोल रहे हो, तो कह रहे अच्छा बंकिम बाबू बोल देता हूँ, आपको तो दादा बोल सकता हूँ, बुरा तो नहीं मान जाएंगे। अरे किसे क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लिख लो। वो संघ में वही नरेंद्र जी मोदी तो जितने जाने हो। नहीं, बस 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 बस, नमस्ते सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले से आगे ये बढ़े नहीं है, कुछ नहीं। जरा मैं सुनाता हूँ, वहीं से शुरुआत और वहीं से अंत है। हाँ, वही अंत। गौरव गोगोई के कुछ हिस्से हैं बहुत बढ़िया, मतलब आज गौरव गोगोई का भाषण लगा कि हाँ चलो तैयारी के साथ विपक्ष आया है। भैया एक एक क्लिप, पहली क्लिप। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो,
आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में अब सफल नहीं होंगे। जिन भी भाजपाइयों और भक्तों को लगता है कि मोदी जी बहुत ज्ञानी हैं, मैं आज उनके सामने एक निवेदन के साथ एक बात कर रहा हूं कि मोदी जी बहुत अल्पज्ञानी हैं। मोदी जी को अमित शाह से ट्यूशन लेना चाहिए और नियमित ट्यूशन लेना चाहिए, और साल भर के ट्यूशन के बाद हो सकता है इनमें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। जितना नेहरू 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 करते हो, उतने बार राम का नाम ले लेते नरेंद्र मोदी, तो अगले 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल जाता है। हाँ, ये अमित शाह ने कहा था। उन्होंने अम्बेडकर जी के लिए कहा, उन्होंने अम्बेडकर जी के लिए कहा था। अम्बेडकर के लिए अम्बेडकर 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 जितनी बार कहते हो, उतना राम का नाम ले लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिल जाते। तो उतने बार मोदी जी नेहरू नेहरू न करो, राम राम कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा। चलिए अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप, अगली क्लिप। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग। चलिए नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट। कई हैं, कुछ 3-4 सुनवा के फिर चर्चा चलने बीच में। हाँ, तो आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। तो इसीलिए आज हम उन ताकतों को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के हम आम नागरिक के साथ खड़े हैं। और हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस वो महान पंक्ति के प्रति, जिन पंक्तियों को मैं अंत में उजागर करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. इन्हीं पंक्तियों के प्रति हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त कहना चाहता हूं। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की हमारी जो सोच है, भारत के जो हमारी जो मूल्य हैं उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो,
आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको बीसीबी पे जो आलोचना हो रहे हैं ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। भारत के संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी जुडिशरी पे कब्जे करने वाली बात ये कैसे कह रहे हैं साहब सदन में? ये जुडिशरी पे, ये न्यायपालिका पे अपमान है। सुप्रीम कोर्ट में ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? जुडिशरी पे चर्चा करने के हमने लिए उसको कोई नोटिस दिया है? कार्रवाई के हिस्से से निकाल दिया। हाँ ठीक है, ओके बोलिए। भाऊ अब हाँ। आशीष जी देखिए, इन्होंने तो एक मोटे मोटे तौर पे कहा कि भाई आप संविधान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप जनगण मन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप अपने यहाँ झंडे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। किस राष्ट्र की बात करते हैं? लेकिन मैं मोदी जी के भाषण पे आना चाहता हूँ। मोदी जी के भाषण पे इसलिए आना चाहता हूँ कि दर्शकों को बताना चाहिए कि मोदी जी कितना झूठ बोले हैं। मोदी जी कितना झूठ बोले हैं। देखिए 7 नवंबर 1875 में पहली बार वंदे मातरम दुनिया के सामने आया। एक किताब, एक मैगजीन में वो छपा है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की कविता के रूप में। वो एक पहली बार एक बंग दर्शन इस मैगजीन में आया। उसके 8-7 साल बाद आनंद मठ लिखा गया और फिर आनंद मठ में उसका उपयोग किया गया। आनंद मठ क्या था? क्या कहानी थी आनंद मठ की? बंगाल बुरी तरह से जूझ रहा था अकाल से। मुगल शासक और अंग्रेज, तब मुगल भी थे और अंग्रेज भी थे, इसके बीच में प्रजा पीस रही थी। तो कुछ सन्यासियों ने संकल्प लिया कि इससे हमको लड़ना है, और उस संघर्ष की कहानी आनंद मठ है। उसमें ये विद्रोह। अब उसमें ये हुआ कि इसके पहले 2 जो स्टांजा है वो संस्कृत में है, बाकी 4 बंगाल में है। ठीक है। अब ये कांग्रेस को कोच रहे थे, तुष्टीकरण के लिए कोच रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं अभी तक। मोदी जी के इतिहास तो पढ़ते नहीं, पढ़ने लिखने से इनका कोई लेना देना भी नहीं। 1896 में पहली बार सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इसे यदि गाया होगा तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। और गाने वाला और कोई नहीं था, गाने वाला नोबल जिसको साहित्य को मिला, इस देश का उस पूत जिसने पहला नोबल इस देश को दिया, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने खुद गाया। और तब चेयर पे कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, एक मुसलमान था। 1905 में अंग्रेजों ने विभाजन किया बंगाल का। फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन जब पूरे देश में फैला तो वंदे मातरम उस स्वदेशी आंदोलन के साथ देश में फैला। 2006 में इसे तुरंत बैन कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। 2020 तक भारत की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1938 में पहली बार जिन्ना का विरोध हुआ इससे। 37 मुसलमानों 37 में 1937-38 में उसका विरोध किया। उसका विरोध 2 बातों पे था। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के नाम है, इसमें हम मूर्ति पूजक नहीं है, हमारा धर्म। और दूसरा, ये आनंद मठ से लिया गया है, जिस आनंद मठ में अंत में मुसलमानों की हत्या होते हुए दिखाई दी है। वो मुसलमानों की हत्या नहीं थी, वो मुगल की हत्या थी। मुगलों का वापस जाना था, लेकिन अंग्रेजों को हारना था। आनंद मठ के अंत जो है बहुत ही अलग है। उसमें ये सारे सन्यासी मुस्लिम राजाओं के खिलाफ तो जीत जाते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों के खिलाफ हार जाते हैं। और यहीं से एक नई लड़ाई की शुरू होती है। यदि आज के डेट में बात करें तो उसका सिक्वल अंग्रेजी की लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष था, वो आनंद मठ 2 कहलाते हैं। हम उसको 2 कह सकते हैं। तो ये आनंद मठ का है। उसके बाद जब हुआ, जब अंग्रेजों ने भी देखा कि मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही है, तो अंग्रेजों ने इसमें खूब घी में तेल डाला आग में,
क्योंकि वो हिंदू मुसलमान कर ही रहे थे, उसके पहले बंगाल का विभाजन कर ही चुके वो हिंदू मुसलमान के तर्ज पे। अब ऐसे में जब रविंद्रनाथ टैगोर से बात हुई नेहरू जी की, तो टैगोर जी ने कहा कि इसमें मुस्लिमों के लिए कुछ अंश जो है वो हमें लगते हैं तकलीफ वाले हैं। हाँ, तब ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस बोला, ने तब कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूं कहां नरेंद्र मोदी जी ने अपमान किया इन लोगों का। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू थे। और इस कमेटी को कहा कि आप वंदे मातरम को फिर से एक बार एनालिसिस करिए। तब टैगोर ने सलाह दी उस कमेटी में कि दो प्यारे हम पहले ले लेते हैं जिनमें देवी देवताओं का उच्चार है, उसको हम छोड़ते हैं, ताकि हम जब भी गाए ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। ये इस पे मोहर लगाई द ग्रेट एंड द ओनली वन सुभाष चंद्र बोस ने। क्या आप तुष्टीकरण मुस्लिमों के आगे घुटने टेकने की बात करते हैं? वो पूरे कमिटी पे लांछन है। क्या आप रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस को घुटने टेकने वाले बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू तो एक सदस्य थे उसमें, उसमें 3 सदस्य अलग थे। आपने सभी सदस्यों का अपमान किया। आपकी औकात उनके नाखून के बराबर नहीं किसी भी मामले में। ना सोच, विचार, पढ़ाई, ज्ञान, आदर्श, लड़ने का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, इन चारों के आगे नाखून के बराबर नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि मुस्लिमों के आगे घुटने टेक दिए। तो क्या आज फिर पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने घुटने टेके? क्या सुभाष चंद्र बोस ने घुटने टेके? क्या अब्दुल कलाम ने घुटने टेके? या जवाहरलाल नेहरू ने घुटने टेके? वो कमेटी का डिसीजन था। उस समय प्रजातंत्र था, हर जगह लोकतंत्र था। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का समय नहीं था कि जहां आप दोनों तय करो और बाकी सब मुंडी हिलाए। वहां हर एक का वजूद था। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। वंदे मातरम।